स्टूडेंट। मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ आज का जो अपना टॉपिक है वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी जो पाठ्य जैसे हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो उसके साथ साथ जो क्रिया करवाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं या गतिविधियाँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। तो ये आज का जो आपका टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, यानी कि जो हम शिक्षा के दौरान बच्चों को करवाते हैं, साथ साथ में जो क्रियाएं करवाई जाती हैं उन्हें सहगामी। छात्र को जो भी शिक्षा के दौरान क्लास में या विद्यालय में जो भी क्रियाएं करवाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सहगामी क्रियाएं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी गतिविधियां। तो प्राचीन काल में जो अपनी पाठ्य सहगामी गतिविधियां थी उनके बारे में बताऊंगी। यानी कि हमारा जो कंसेप्ट था उसमें क्या था, जो कि पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों में क्या होता, प्राचीन काल में इसको अनेक नामों भिन्न नामों से क्या किया जाता था, पुकारा जाता था। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब प्राचीन समय में जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी उसके साथ जो सहगामी क्रियाएं करवाई जाती थी उनके बारे में बताऊंगी। तो इसमें है जो प्राचीन समय की अवधारणा, प्राचीन समय की अवधारणा। प्राचीन समय में शिक्षा के दौरान जो सहगामी क्रियाएं करवाई जाती थी उनके क्या बोलते थे, प्राचीन सहगामी क्रियाएं। तो प्राचीन समय की अवधारणा थी, उसमें क्या क्या होता था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जैसे पाठ्य सहगामी जो हमारी प्रवृत्तियां थी उनमें क्या अनेक भिन्न नामों से उनको क्या किया जाता था, पुकारा जाता था। जैसे कि पाठ्येतर प्रवृत्तियां या कक्षातर प्रवृत्तियां। जैसे कि पाठ्य के उपरांत जो प्रवृत्तियां कराई जाती, कक्षातर जैसे कक्षा में जो प्रवृत्तियां करवाई जाती थी उनको पाठ्येतर प्रवृत्तियां या कक्षातर प्रवृत्तियों आदि नामों से पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। लेकिन कुछ समय पूर्व जो भी हमारा प्राचीन समय में कुछ समय पूर्व शिक्षा से तात्पर्य, यानी कि जो हमारी शिक्षा से संबंधित, यानी कि तात्पर्य केवल जो हमारी प्राचीन समय में शिक्षा थी उस टाइम का जो तात्पर्य था, मानना था लोगों का कि केवल लिखना पढ़ना और गणित का ज्ञान ही क्या करता था कि संबंधित जो गणित लिखने पढ़ने और गणित के ज्ञान से संबंधित ही शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या उस टाइम क्या होता था कि जो हमारे छात्र होते थे उनको अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान प्रदान करने पर क्या किया जाता था, बल दिया जाता था। कि समय में, प्राचीन समय में शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं करती थी। यानी कि शिक्षा में क्या होता था, केवल बच्चा विषय की ही शिक्षा ग्रहण करता रहता था, तो इससे बच्चे का जो सर्वांगीण विकास, यानी कि उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास नहीं हो पाता था, केवल वह विषय से संबंधित ही शिक्षा ग्रहण करता था। इस प्रकार की शिक्षा अत्यंत क्या थी, संकुचित, यानी कि संकुचित और संकीर्ण एवं अव्यवहारिक व्यक्तित्व, यानी कि जो उसका उस टाइम की जो शिक्षा थी वो कैसी थी, अत्यंत संकुचित, संकीर्ण एवं अव्यवहारिक थी। उस टाइम में संगीत, नाटक, कला, भ्रमण, स्काउटिंग, वाद विवाद आदि क्या था, ऐसे भी कोई भी क्रियाएं, खेल कूद ऐसी क्रियाएं बच्चों को नहीं करवाई जाती थी, अशैक्षिक क्रियाएं माना जाता था। यानी कि जो हमारा संगीत, कला, नाटक, भ्रमण हो गया, स्काउटिंग होगी, तो इन चीजों को शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता था। इन क्रियाओं को इनको अशैक्षिक माना जाता था एवं इन क्रियाओं को अशिक्षित क्रिया माना था। इन क्रियाओं को शिक्षा जगत में कोई स्थान नहीं प्राप्त था। इस प्रकार जो प्रारंभ में परीक्षा बोर्ड थे, जो हमारे प्रारंभ में शिक्षा बोर्ड थे, उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया था, द्वारा निर्दिष्ट प्रवृत्तियों का पाठ्य प्रवृत्तियों में क्या किया था,
छात्रों को प्रवृत्तियों को छात्रों में शामिल किया जाता था तथा उनको ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाता था। अन्य प्रवृत्तियां क्या होती थी, उनको शामिल नहीं करते थे। कौन कौन सी प्रवृत्तियां, केवल पढ़ने से संबंधित पाठ्य प्रवृत्तियां होगी, उनको पाठ्य प्रवृत्तियां होगी, उनको ही क्या किया जाता था, शिक्षा में शामिल किया जाता था, परीक्षा में शामिल किया जाता। अन्य प्रवृत्तियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। वे क्या होते थे, जिनके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों की, जो भी शिक्षा बच्चा पढ़ता था उसकी जो शिक्षार्थी की उपलब्धियां थी उसकी परीक्षा पर क्या उसका प्रभाव न पड़े, कि बच्चा केवल विषय का ज्ञान ही प्राप्त करे। और उससे संबंधित क्या था कि वो केवल शिक्षा का ही, परीक्षा की उपलब्धियों को ही प्राप्त करना पड़ता था उसको। इसके लिए वो क्रियाओं के लिए पाठ्येतर क्रियाएं या प्रवृत्तियां अन्य नाम से भी जानी जाती थी। यानी कि जो हमारा प्राचीन टाइम था, प्राचीन काल में जो हमारी पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां होती थी, उसको पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता था। जैसे कि पाठ्येतर प्रवृत्ति होगी, कक्षातर प्रवृत्ति होगी, इन्हें पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों आदि के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ समय पूर्व जो हमारी शिक्षा से तात्पर्य केवल बच्चे को विषय का ज्ञान देना ही था, जैसे कि छात्रों को अधिक से अधिक विषयगत संबंधित शिक्षा प्रदान करना, उसका ज्ञान ही देना था। जैसे कि उसका किसके बल पर दिया जाता था, केवल इससे इन क्रियाओं से बच्चे का क्या होता था, व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। इस प्रकार की शिक्षा को अत्यंत संकुचित और संकीर्ण माना जाता था। और इससे जो हमारी व्यवहारिक क्रियाएं होती थी, कौन कौन सी व्यवहारिक क्रियाएं होगी, संगीत, नाटक, भाषण, स्काउटिंग होगी, वाद विवाद हो गया, खेल कूद हो गया, ये जैसी क्रियाओं को अशैक्षिक माना जाता था। यानी कि इसको शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं था, इसको शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता था। जैसे पढ़ाई के दौरान इन क्रियाओं को बच्चों को नहीं करवाया जाता था, केवल विषय से संबंधित ज्ञान ही दिया जाता था। एवं इन क्रियाओं को इस प्रकार प्रारंभ में जो परीक्षा बोर्ड थे या जो विश्वविद्यालय थे, उन्होंने इसको निर्दिष्ट प्रवृत्तियां और पाठ्येतर प्रवृत्तियों उनको ही प्राप्त किया था तथा उनका ये मानना था कि बच्चों को केवल जो हमारी जो शिक्षा है उसमें केवल परीक्षा से संबंधित ही, जो हमारे बोर्ड विश्वविद्यालय थे उनका यह मानना था कि जो परीक्षा से संबंधित चीजें हैं, बच्चे को उन चीजों को ही इसमें क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए हमारी शिक्षा में। विद्यालय को उनका आयोजन तो करता था, परंतु उनकी उपलब्धियों के लिए आयोजन तो करता था, लेकिन उनकी उपलब्धियों का प्रभाव उनकी परीक्षा पर नहीं पड़ता था। अतः ये क्रियाएं पाठ्येतर क्रियाओं और प्रवृत्तियों के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता था तो इससे बच्चे का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास नहीं होता था। तो इन प्रवृत्तियों को इन चीजों में शामिल नहीं किया जाता था। ये तो थी हमारी प्राचीन समय की अवधारणा, यानी कि जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी उसमें केवल हमारा ज्ञान था, केवल विषय से संबंधित ज्ञान ही बच्चे को दिया जाता था। ये तो आपकी होगी प्राचीन अवधारणा। अब आपका दूसरा नंबर है आधुनिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा। अब आपकी दूसरा नंबर है आधुनिक अवधारणा। एक नंबर तो था आपका प्राचीन अवधारणा, अब दूसरा नंबर है आधुनिक अवधारणा, जो कि हमारा टाइम ये जो चल रहा है आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा में क्या होता था, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती थी, इस प्रकार की शिक्षा दर्शन में कि जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने शिक्षा दर्शन की विचारधाराओं में क्या किया है, परिवर्तन किया है। परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने अतिरिक्त पाठ्यक्रम की क्रियाओं को इस संबंधित एवं दृष्टिकोण को इसमें क्या किया है, दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। और वर्तमान समय में, यानी कि जो हमारा टाइम चल रहा है, वर्तमान समय में इन्हें अतिरिक्त क्रियाएं न मानकर उन्होंने इन क्रियाओं को अतिरिक्त क्रियाएं न मानकर बल्कि इनको सहगामी क्रियाएं माना जाने लगा है। धीरे धीरे ये सहगामी क्रियाएं शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन चुकी हैं
आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, विद्यालय के विषय में क्या होता है, विद्यालय के विषय तक ही सीमित नहीं है कि केवल बच्चे को विद्यालय तक शिक्षा ही नहीं देनी, विषय तक ही सीमित नहीं है। वर्ण इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं इसमें क्या की जाती हैं, इसके अतिरिक्त वे सभी अनुभव या क्रियाएं जो बच्चे की हैं उनको क्या किया था, बालक को जो भी क्रिया जो भी हमारे आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम के विद्यालय के विषय में तक ही सीमित न करके वर्ण उनके अंतर्गत उन क्रियाओं को भी, उन सभी अनुभवों को भी शामिल किया जाता है जिनका कि बालक को शिक्षालय या उसके बाहर यानी कि अपने विद्यालय या उसके बाहर इन क्रियाओं को वो विद्यालय के बाहर इन क्रियाओं को भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। निश्चित रूप से ये दोनों क्रियाएं, पाठ्येतर क्रियाएं और कौन सी हो गई, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि जो हमारा विषय ज्ञान से संबंधित शिक्षा और अन्य क्रियाएं होगी। कौन कौन सी क्रियाएं होगी, जैसे आपका हो गया स्काउटिंग होगी, खेल कूद हो गया, संगीत हो गया, नाटक हो गया और लेख से संबंधित हो गया। ये सारी क्रियाएं, इन दोनों चीजों को क्या किया गया है, पाठ्येतर क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों में से किसी को महत्वपूर्ण, दोनों को क्या किया जाता है, इस जमाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों क्या एक दूसरे के बिना पूरक हैं, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ बच्चे को पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का मानसिक शारीरिक सर्वांगीण विकास हो सके और हमारे समाज का भी उससे विकास हो सके। वे विद्यार्थी कक्षा और कक्षा के बाहर जो व्यवहार करते हैं, उसके व्यवहार को पाठ्य वस्तु एवं पाठ्येतर क्रियाओं की उपलब्धियों को शाला के समुदाय, यानी कि जो हमारा विद्यालय है के समुदाय के नागरिक को भी क्या है, व्यवहारिक रूप से देखते हैं। यानी कि जो हमारी क्रियाएं, सहगामी क्रियाएं करवाई जाती हैं वो शाला ही नहीं बल्कि उससे बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, इन सब उनके व्यवहार के रूप को क्या देखते हैं। उनका मानना है कि विद्यार्थी को जनतंत्रीय, यानी कि हमारा जो बच्चे हैं उनको जनतंत्रीय जीवन के लिए, यथार्थ के लिए प्रदान करना ही पाठ्येतर क्रियाओं के अंतर्गत आता है। पाठ्य क्रियाओं में ही इनको क्या संभव माना गया है। तो मैंने आपको ये करवाया है कि हमारी जो विषय से संबंधित ज्ञान देने के साथ साथ हमें बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल करना चाहिए। इन दोनों के बिना क्या है, हमारे बच्चे का सर्वांगीण शारीरिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों के एक दूसरे के बिना पूरक नहीं माना जा सकता। दोनों को ही हमारी जो आधुनिक विचारधारा में शामिल किया गया है। तो मैंने आपको इसमें आज करवाया था कि पाठ्य सहगामी यानी कि हमारी जो है को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं या हमारी पाठ्य सहगामी गतिविधियां कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को और भी साथ साथ में एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जिससे कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास हो पाए। और इससे क्या होता है कि बच्चे को केवल विषय का ज्ञान ही नहीं देना, बल्कि हमारी जो प्राचीन काल में जो हमारी अवधारणा थी, मानना था कि प्राचीन समय में जो हमारी शिक्षा थी, उस टाइम की शिक्षा केवल पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता था। वो कौन कौन सी नाम से जाना जाता था, जैसे कक्षातर, पाठ्येतर, कक्षातर हो गया, जैसे प्रवृत्तियां होगी, पाठ्येतर यानी कि जो उसको कक्षा में एक्टिविटीज करवाई जाती थी, और जो हमारी पाठ्येतर होगी यानी कक्षा में करवाने वाली, और पाठ्येतर यानी कि पठन के दौरान जो क्रियाएं करवाई जाती थी उनको पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां आदि के नाम से ही जाना जाता था। इस नाम को प्राचीन समय में ही नाम से जाना जाता था। कुछ समय पूर्व, यानी कि हमारे कुछ टाइम पहले, पूर्व शिक्षा का तात्पर्य केवल क्या था, पढ़ना लिखना और गणित विषय का ज्ञान देना ही बच्चे को क्या करना, संबंधित ज्ञान दिया जाता था। छात्रों को अधिक से अधिक क्या था, विषयगत ज्ञान प्रदान करने पर ही बल दिया जाता था, यानी कि केवल बच्चे को सब्जेक्ट विषय से संबंधित ही ज्ञान प्रदान किया जाता था। शिक्षा से क्या होता था, बालक का व्यक्तित्व या सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। केवल शिक्षा जो होती है वह बच्चे का
व्यक्तित्व या सर्वांगीण विकास नहीं कर पाती। इस प्रकार शिक्षा का जो थी हमारी अत्यंत ही संकीर्ण या संकुचित रूप में मानी जाती थी उस टाइम में। लेकिन जो इसका अव्यवहारिक आदि था, उस टाइम जो हमारी शिक्षा थी वो क्या थी, संकुचित और संकीर्ण और अव्यवहारिक थी। हमारे जैसे संगीत, नाटक, कला, स्काउटिंग होगी, खेल कूद हो गया, वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता होगी, इन चीजों को उस टाइम क्या किया जाता, इन क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता था, अशैक्षिक क्रियाएं माना जाता था। इनको उस चीज में शामिल कराने के साथ साथ ये क्रियाएं नहीं करवाई जाती थी, इन क्रियाओं को अशैक्षिक माना जाता था। इन क्रियाओं को शिक्षा जगत में कोई भी स्थान नहीं प्राप्त था तथा इसमें इस प्रकार जो हमारा शिक्षा बोर्ड है अथवा जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं वो उनका मानना था कि ये क्रियाएं निदृष्ट हैं, कि दृष्टि की प्रवृत्तियों में आती हैं, इन्हें पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां शामिल नहीं करनी तथा उनको केवल बच्चे को ऐसी ही क्रियाएं करवानी है जिससे कि उसको केवल विषय से संबंधित ही ज्ञान प्राप्त हो सके, और जो हमारी शिक्षा दी जा रही है उसमें उसकी जो परीक्षा होने वाली है उनकी उपलब्धियों पर, बच्चे की उपलब्धियों पर कोई प्रभाव न पड़े उसकी परीक्षा पर। अतः वे केवल ये क्रियाएं उनको पाठ्येतर क्रियाएं ही प्रवृत्तियों के रूप में क्या किया जाता था, के नाम से जाना जाता था, कि केवल बच्चे को विषय का ज्ञान ही करवाना है, अन्य क्रियाएं नहीं करवानी। तो ये तो हमारी प्राचीन टाइम की अवधारणा थी। अब जो हमारी आधुनिक अवधारणा है, जो हमारा ये टाइम चल रहा है, इसमें जो हमारे शिक्षा दर्शन शास्त्री हैं उनका मानना है कि दर्शन की विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ साथ हमारी जो पाठ्यक्रम क्रियाओं के संबंध में उनके दृष्टिकोण में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में इन्हें अतिरिक्त क्रियाएं न मानकर, यानी कि जो हमारा टाइम चल रहा है इससे अतिरिक्त क्रियाएं न मानकर इसको सहगामी क्रियाएं माना जाने लगा है। धीरे धीरे ये क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन चुकी हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है विद्यालय के विषय तक नहीं सीमित होकर वर्ण उसके अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जिनका बालक शिक्षालय यानी कि विद्यालय एवं उसके बाहर प्राप्त करता है। इसलिए अतिरिक्त क्रियाओं को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब इन क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहा जाता है। इस निश्चित रूप से ये दोनों एक प्रकार की क्रियाएं हैं। इन्हें पाठ्येतर क्रियाएं या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से भी कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रवृत्तियां नहीं है, यानी कि दोनों ही समाज के लिए उपयोगी हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या पूरक नहीं पूरी हो पाती। विद्यार्थी और कक्षा के बाहर जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी क्लास या क्लास के बाहर पाठ्य वस्तु एवं पाठ्येतर क्रियाओं की उपलब्धियों को शाला के समुदाय में, जो हमारा समाज है, समुदाय में नागरिक के व्यवहारिक रूप से देखते हैं। उनका मानना है कि क्रियाओं में जनतंत्रीय, यानी कि जो हमारे समाज के लिए जनतंत्रीय जीवन की यथार्थ रूप क्या करती है, प्रदान करती है, पाठ्येतर क्रियाओं के द्वारा ही संभव होता है। ये सारी क्रियाएं हमारी पाठ्येतर यानी कि पढ़ाई के दौरान भी बच्चे को स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास हो पाएगा। अगर हम बच्चे को केवल विषय का ज्ञान ही देते रहेंगे तो बच्चा केवल विषय तक ही सीमित रह जाएगा, अदरवाइज वह दूसरी एक्टिविटी में क्या कर पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो बच्चे का क्या होगा, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जैसे कि संवेग, कई बच्चों के अपने अपने संवेग होते हैं और उन संवेगों को क्या करता है, कई बच्चों की रुचि होती है कि किसी को क्राफ्ट ड्राइंग का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को म्यूजिक का शौक होता है। अगर हम उनको ये एक्टिविटी साथ साथ में नहीं करवाएंगे तो वो जो उनके संवेग होंगे वो क्या होंगे, अंदर के अंदर ही दब जाएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करवाना चाहिए,
हम जो विषय से संबंधित ज्ञान देने के साथ साथ बच्चे को जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवानी चाहिए, जिससे कि उनका और समाज का दोनों का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो इसी की क्लास यही, आज की क्लास यही खत्म होती है। तो आगे मैं आपको कल जो करवाऊंगी उसके आगे वाला करवाऊंगी, वो उसमें क्या आगे है, जो भी हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसका स्वरूप कैसा है, उसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में मैं कल करवाऊंगी। तो आज मैंने आपको जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनकी क्या करवाया, प्राचीन काल की अवधारणा कैसी थी और आधुनिक समय की अवधारणा कैसी थी। प्राचीन काल में तो क्या था, केवल बच्चे को विषय का ज्ञान ही देना था, और आधुनिक समय में बच्चे को अदर एक्टिविटी जो हमारी सहगामी क्रियाएं हैं इस बच्चे को साथ साथ करवानी है, जैसे कि उसका शारीरिक सामाजिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास हो पाए। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।